नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को उजागर करना। तो आज इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं मेरठ की शहर विधानसभा में। राजनीतिक माहौल है, सरगर्मियां बड़ी तेज हैं, टिकट पक्के हो चुके हैं, लेकिन देखना होगा इससे पहले क्या काम जनता के बीच हुए। जितने भी विधायकों का चुनाव हुआ है, क्या जो पहले विधायक रहे उनके कामों से खुश है, इस बार जिसे टिकट मिला है उनके लिए जनता का माहौल क्या होगा। तो शहर विधानसभा से बीजेपी की जो टिकट है वो पक्की हो चुकी है। कमलदत्त शर्मा हमारे साथ हैं और प्रत्याशी भी हैं, लेकिन इससे पहले भी जनता के लिए बहुत काम कर चुके हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या क्या काम। कमलदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। चलिए, चुनाव बेहद नज़दीक है, 10 फरवरी से आपके कहना कहीं इम्तहान की घड़ी शुरू होने वाली है, लेकिन समझेंगे इससे पहले शहर विधानसभा के अंदर क्या काम आपने किए, कौन कौन से ऐसे काम रहे जो आपको लगता है कि इससे पहले नहीं हुए थे पहली सरकार में, जिन्हें करने का काम आपने किया। ऐसा है, मैं तो कार्यकर्ता हूं पार्टी का और पार्टी की नीति के अनुसार हम काम करते आए हैं। और सभी कार्यकर्ता जब एक चुनाव हो जाता है तो दूसरे चुनाव मोड़ में आ जाते हैं। हमारे यहाँ हम हर दिन चुनाव लड़ते हैं, इसलिए इस चुनाव को लड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं आ रही। परेशानी उन लोगों को है जो, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का विधायक नहीं थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे। जनता उन्हें ढूंढ रही है, वो मिल भी नहीं रहे हैं। पूरे 5 साल वो जनता को मिले भी नहीं है और इसका हमने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में भी तब्दील किया है। इसीलिए जनता हमारे पास आई और हमने उनके कार्य किए हैं और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इस मेरठ विधानसभा में मिलने वाला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन विधायक जी को कि जो लोगों को वो नहीं मिले हैं, उसका कहीं ना कहीं किसी भी मुस्लिम बस्ती में उनको उसके लिए अपमान का सामना जरूर करना पड़ेगा इस चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कितनी कड़ी चुनौती आपके लिए भी होगी इस बार? बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया और जैसे कि कार्यकर्ता के रूप में हम हर बार काम करते रहे, लेकिन अब एक और बड़ी जिम्मेदारी आप पर होगी। तो आप अपनी टक्कर मानते हैं किसी से अभी कि थोड़ा कड़ा होगा मुकाबला? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, मैंने आपको बता दिया उनके बारे में। तो और दूसरी बात, कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं, तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं या हमें पहले भी हम यही सोच के चलते थे कि हर एक चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, कि हम ही प्रत्याशी हैं। ऐसी जो और भी कार्यकर्ता हैं वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि मेरठ विधानसभा में वही प्रत्याशी हैं और इसलिए चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को इस मेरठ शहर की विधानसभा में मिलने जा रही है। ठीक है कमलदत्त जी, जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले एक मैनिफेस्टो रेडी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन मुद्दों को हम जनता के बीच में जाते हैं और ये बड़े स्तर पे भी होता है और छोटे स्तर पे भी ये होता है। तो आपकी क्या क्या आपने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में नहीं हो? आपने कहा पहले उनके ही यहाँ पर नुमाइंदे रहे और आपको लगता है कि ये कमियां हैं उनकी जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन ये काम नहीं हुए जनता तक। जी, ऐसा है, कोई भी अगर किसी की भी गलती हो, जिंदगी जो आदमी का जीवन है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी गलतियों से सीखे, दूसरे की गलतियों से भी उसे सीखना चाहिए। वो नहीं मिले और हम लगातार मिले, वो जो हम लगातार मिले उसका कारण है कि पार्टी ने हमें यहाँ पर प्रत्याशी बनाया हमारी। और दूसरी जहाँ तक बात है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, बहन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुद्दे ये हैं कि हमारी डबल इंजन की जो सरकार है उसने जो पिछले 5-7 वर्षों में काम किए हैं, पिछले 5 साल में माननीय योगी जी की सरकार रही, 7-7.5 साल से लगभग हमारे देश में माननीय मोदी जी की सरकार है। जो हमने कार्य किए हैं वो हमारे अपने प्रोडक्ट हैं, उन चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे न्याय मांग रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है हमारी सरकारों की कि जितने भी जो प्रोजेक्ट थे उनका उद्घाटन, उनका शिलान्यास भी हमने किया और उनका उद्घाटन भी हमने किया। कोई भी डीपीआर टेबलों पर दम नहीं तोड़ी, क्योंकि डीपीआर बन गई और बनकर रखी गई, अखबार में आ गया कि अब ये सड़क बनेगी, अब ये बनेगी। 70 सालों में मेरठ से दिल्ली का एक्सप्रेसवे नहीं बना। दिल्ली की जो दूरी थी वो 3.5 घंटे की थी। मेरठ से लोगों की फ्लाइट निकल जाती थी, लोग परेशान थे। मोदी नगर का जाम, मुरादनगर का जाम, फिर राजनगर एक्सटेंशन का जाम। लेकिन अब यही दिल्ली की दूरी 3.5 घंटे से घटकर 40 मिनट की रह गई है। आपने देखा होगा बहन जी, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं केंद्रीय, उनके कार्यालय में लिखा हुआ है कि अमेरिका रिच है इसलिए उसकी सड़क अच्छी नहीं है, उसकी सड़क अच्छी है इसलिए वो रिच है। कनेक्टिविटी देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने तो कहा विकासशील, आपने तो चैनल का नाम ही अपने आप को ये दिया है, गति से प्रगति। तो
तो गति से प्रगति। दूसरी बात क्या है, जो सबसे बड़ी बात हमारी सरकार के द्वारा की गई है, उसके लिए मैं आभारी हूं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और अपने इस मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी का। मैं क्या, हमारा पूरा मेरठ, अगर मैं पार्टी के कार्यकर्ता से हटकर भी एक सामान्य नागरिकता की हैसियत से सोचूं तो जो हाईवे मिला है हमें, और जो दूसरा हमें जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 38,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल हमें मिली है, 70% उसका कार्य पूरा हो चुका है, वो भी अब मेरठ को मिलने वाली है। लोग कहते हैं वो दिल्ली से मेरठ है, लेकिन मैं कहता हूँ वो मेरठ से दिल्ली है। चलिए कमल जी, बड़ी अच्छी बात आपने की, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, क्योंकि जब हम भी नोएडा से यहाँ पहुँचे थे तो बड़ी जल्दी पहुँच गए और हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन चलिए एक और बात कहते हैं, विपक्ष ये कहता है कि ये चुनावी जुमले हैं, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो बीजेपी को जो है शिलान्यास याद आ जाता है, आधारशिला याद आ जाती है, विकास के मुद्दे याद आ जाते हैं, कनेक्टिविटी के मुद्दे याद आ जाते हैं। सोतीगंज का देखिए सबने जिक्र किया, जिन भी बाकी दूसरे लोगों से हमने बातचीत की, कहते हैं इतने सालों से मेरठ में ये चीज़ें होती रही, सरकार को अब जो है 4.5 साल के बाद क्यों याद आई, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? ऐसा है ना, कभी भी कोई हम काम करेंगे अच्छा तो विपक्ष के पास तो मुद्दा कहने के लिए है कि अब चुनाव, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का मंदिर है जनता के बीच में, हर साल ये चुनाव होते हैं, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद नगर निगम, फिर जिला पंचायत। तो उसके लिए जब भी हम करेंगे तो उसके 1 साल में कोई चुनाव होना है, तो उन्हें तो कहना है कि अब ये चुनाव आते इसलिए कर दिया। अरे तुम्हें किसने रोका था भाई? तुम्हें तो किसी ने नहीं रोका। फिर विकास के मुद्दे अगर हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने किया है, अगर हमने कोई काम किया है तो मेरा अधिकार है कि मैं आपके बीच में जाकर वोट मांगूं। और बहन जी, आप हमारी इतनी बड़ी रिपोर्टर हैं, आपने खुद कहा कि आप खुद नोएडा से आई हैं, जल्दी पहुंच गई। आपने खुद कहा कि सोतीगंज का जो चोरी का कटान होता था वो रुक गया। कभी तो शुरुआत होगी ना किसी चीज़ की, और उसके 6 महीने के बाद कोई चुनाव आएंगे तो विपक्ष कहता है चुनाव की वजह से करा। भाई तुम्हें तो किसी ने कभी रोका ही नहीं, तुम्हारी भी तो सरकार रही, लेकिन क्योंकि वो उन लोगों से मिले हुए थे और उनके संरक्षण में ये सब चीज़ें चल रही थी, इसलिए ये ऐसा चल रहा था। अच्छा, सोतीगंज की बात कर लेते हैं। अभी सिवाल खान से एक यहाँ पर विधानसभा जहाँ पर हम गए थे, वहाँ कुछ लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना रहा कि सोतीगंज में जिस तरह से सारी दुकानें बंद हुई, वो कहीं ना कहीं उसको जाति धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की दुकानें बहुत ज़्यादा थी। अगर गलत काम हो भी रहा था तो छंटनी होनी चाहिए थी। इस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई में क्या, जैसे बीजेपी पे आरोप लगते रहे जाति धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, आप क्या कहेंगे अपने विपक्ष में? कोई जाति धर्म की नहीं करती, और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी किसी भी जाति संप्रदाय का हो, अपराधी अपराधी होता है। जितनी भी मुठभेड़ इस प्रदेश की सरकार में पुलिस के ऊपर हुई हैं, हमले हुए हैं, उसमें कभी किसी जाति धर्म के चश्मे से क्या हमारी सरकार ने देखा है? जो लोग जेल में बंद हैं वो सभी वर्गों के हैं, सभी तरह के हैं। तो जो अपराधी है, अगर कोई पड़ोसी किसी का अपराधी है, उसकी बिरादरी का है, तो क्या उसे छोड़ दोगे आप? ये सब कहने की बात है। अपराधी अपराधी होता है। चोरी का काम था, बंद हो गया, बहुत अच्छा है देश के लिए। और उनको भी कहा गया कि आप राष्ट्र की धारा में आ जाइए और अपना काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और आगे को आपके बच्चे तरक्की करें, कि ये तुम भुगत रहे हो, तुम्हारे बच्चे ना भुगतें। इसीलिए ये सब करा, और कहीं ना कहीं से सुधार शुरू होता है। अच्छा कमल जी, एक और बात मुझे ज़रा समझाएं कि जिस तरह से मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग है, मैं साफ तौर पे कहूँगी क्योंकि वोट बैंक की राजनीति चलती है, इसको आप नकार नहीं सकते, इसलिए हर सीट पर हर अलग अलग जाति से टिकट दी गई, चाहे जाट हो, गुर्जर हो, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है और जो मुस्लिम समाज है वो बेहद नाराज़ है बीजेपी से। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद छोड़ के चले गए, जो बड़े नेता थे, उनकी नाराज़गी से कोई प्रभाव, और आपको ये लगता है कि वाकई में जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं छूटा रह गया है बीजेपी से, या उनके लिए कुछ काम नहीं कर पाई सरकार, ऐसे आप मानते हैं? ऐसा है बहन जी, हमारे इस प्रदेश के अंदर 17% मुस्लिम की आबादी है और लाभार्थी 32% है, तो कहाँ से छूट गए? मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूँ। जितने भी लाभार्थी हैं उसमें 15% वो ज़्यादा हैं, जितनी उनकी संख्या है, तो कहाँ से छूट गए? पिछड़ा वर्ग जो है, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करी, 4.5 साल तक वो ठीक था, सब 5वें साल में आ गया। ये सब फॉरेन मटेरियल थे, वो हमारे थे ही नहीं। और हमारी जो कभी कभी क्या होता है कि आप अगर किसी चीज़ को करते हैं तो सारी चीज़ हो सकता है कि कभी ना कभी कोई निर्णय रह भी जाता है। ये उसी का परिणाम है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ से, ये जो लोग जा रहे हैं, ये हमारे तो थे ही नहीं,
आपको पता भी है। लेकिन हमारा ना तो कोई कार्यकर्ता गया, ना हमारी जनता अपने नाम से हिली है। जनता वहीं की वहीं है और वही 325 सीट से ऊपर माननीय योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं। चलिए एक और बात बताएं, जब अपराध की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता था, ये बात आप जाहिर अजय अच्छी तौर से जानते होंगे। हाँ, वजह ये हो सकती है कि 24 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्राइम भी होगा। लेकिन मेरठ का नाम सबसे ऊपर आता था। अब आपको क्या लगता है, अपराध मुक्त हो गया मेरठ? मैं कह रहा हूँ, आप देखिए ना, अपराध मुक्त तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। क्राइम को कंट्रोल करा जा सकता है, खत्म नहीं करा जा सकता। कंट्रोल हो गया? बहुत कंट्रोल हो गया। आप चोरी की घटनाएं देख लें, लूट की देख लें, छेड़छाड़ी की देख लें, चैन तोड़ने की देख लें, सब लोग चैन की सांस ले रहे हैं और जनता में इस बात का एहसास भी है। और महिलाएं सुरक्षित? सब आप देखती है, आपके सामने सारी चीजें। तो इसीलिए ये कहना, इन लोगों के पास कुछ रह नहीं गया।